हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। और जैसे कि आप लोग रोज़ ही हमारे साथ जुड़ते हैं, रोज़ ही आपको पता है कि CDP के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर होते हैं, और जो अलग अलग शिफ्ट के पेपर हुए हैं वही हम आपको लेके आते हैं। और क्या होता है, अधिकतर जो पेपर होते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से तो आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बस हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखिए। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि रोज़ हम 15 क्वेश्चंस करते हैं, वैसे ही आज हम फिर से 15 क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। मतलब शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा, विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही है, कई प्रकार से उसे व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। दूसरा ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है कि कई तरीके की गतिविधियों से क्या करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है हमारा, अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए। यही हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्या बोला गया है कि अध्यापक केंद्रित, जबकि क्या करना चाहिए, बाल केंद्रित। ठीक है, कोई भी पाठ्यक्रम हो या शिक्षण प्रणाली हो, शिक्षण व्यवस्था हो, कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा सी वाला गलत हो जाएगा, और गलत ही हमसे पूछा है तो यही हमारा सही हो जाएगा। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन को पढ़ के देख लेते हैं। फोर्थ में हमारा बोला गया है, विद्यार्थी को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना चाहिए। ये भी सही हो जाएगा कि उनके रुचि के अनुसार उनको सिखाना चाहिए जब वो पढ़ना चाहें। मतलब ऐसा नहीं है कि जब वो पढ़ना चाहे तब पढ़ाना चाहिए, उनको इस तरीके से पढ़ाओ कि वो रुचि ले उस काम में, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, उनके अनुसार उनको पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। 17 में हमसे पूछा गया, एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल गलत हो जाएगा। सभी के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि सबका IQ लेवल सेम नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है हमारा, अधिगम गति के परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति। मतलब अधिगम को, मतलब सीखने के लिए, अधिगम मीन्स क्या होता है, सीखना। तो अधिगम की जो सीखने की जो गति होती है उसको परिप्रेक्ष्य, जो उसको विभिन्न प्रकारों से, मतलब उसको विभिन्न प्रकारों से सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही गई है कि जो सिखाना चाहिए उसे कई तरीक़ों से, अगर एक तरीके से नहीं समझ आ रहा है तो दूसरे तरीके से सिखाना चाहिए। तो क्या ये तो बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा। तो वही हमसे पूछा गया है कि ये अध्यापक को क्या करना चाहिए, विभिन्नताओं को, अगर अलग अलग विभिन्नता वाले बच्चे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, अलग अलग प्रतिक्रियाओं से सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर भी हम अगले ऑप्शंस को देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा, सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षाएं रखनी चाहिए। बिल्कुल गलत है। सभी विद्यार्थियों से अधिगम की निम्न अपेक्षा क्यों रखेंगे। अगर हम यही सोच लेंगे कि बच्चे सीख ही नहीं सकते तो वो कैसे सीख पाएंगे। सीखने और सिखाने के लिए क्या करना चाहिए, शिक्षक और बच्चे दोनों को ही सक्रिय होना चाहिए, ना कि निष्क्रिय। ठीक है, तो इस बात से तो पता चल रहा है हमें कि जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है, खुद भी निष्क्रिय हो रहा है और बच्चों को भी निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा फोर्थ में हमसे पूछा गया, सिर्फ परीक्षा में अंक पाने के लिए विद्यार्थी पर ध्यान दें। ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। केवल अंक पाने के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, ना ही पढ़ना चाहिए, बल्कि समझने के लिए पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ना चाहिए। यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। 18 में हमसे पूछा गया, एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता है और बेचैनी महसूस करता है और वस्तुओं को खो देता है। ये गुण निम्न में से किसका संकेतक है। तो पहला ऑप्शन है हमारा, अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी हम आगे ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, दृश्यवादिता। तो तीसरा ऑप्शन है हमारा, वाचन वैकल्य। चौथा ऑप्शन है लेखन वैकल्य। हमसे पूछा गया कि कोई विद्यार्थी है वो क्या करता है, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है। मतलब कोई काम कर रहा है, वो क्या करता है, उसको छोड़ के दूसरी ओर आकर्षित हो जाता है, और क्या किया गया है, उसको जहाँ बैठाया गया वहाँ बैठ नहीं पाता है, बेचैनी महसूस करता है, अपनी वस्तुएं खो देता है। तो वो
विकार को प्रकट कर रहा है तो क्या हो जाएगा, अवधान न्यूनता, मतलब वह बेचैनी व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अगर दृष्टिबाधित होता तो वो केवल देख ही तो नहीं पाता, बाकी सारी एक्टिविटीज़ कर लेता, लेकिन वाचन वैकल्य होता तो बोल नहीं पाता, लेखन वैकल्य होता तो लिख नहीं पाता। तो इसलिए ये तीन तो सारे कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा विकार है उसको, अवधान न्यूनता विकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। में हमसे पूछा गया, श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में आगे पूछा गया को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाए। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सांकेतिक भाषा का प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सहायक तकनीक के उपयोग से बचना चाहिए। चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा जानकारी प्रकरण के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना चाहिए। तो हमसे पूछा गया है कि समावेशन के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही कि उसको क्या करना चाहिए, उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थी उसका चेहरा ना देख पाएँ, ताकि क्या हो देख के मतलब ताकि क्या होगा, जो बच्चे हैं जो श्रवण बाधित है वो उनका चेहरा देखे या फिर लिप्स के एक्सप्रेशन देख के वो समझ सके कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षिका को क्या करना चाहिए, उन विद्यार्थियों के सामने खड़े होकर अपने एक्सप्रेशन देना चाहिए और उस टाइम बोलने से रुकना चाहिए जब वो उन्हें नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। ट्वेंटी में हमसे पूछा गया ऐसी गतिविधियों का चयन जिसमें अंतःदृष्टि और विविध प्रकार के उत्तर देने की संभावनाएं हैं, वे किसे सम्मानित करती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा रटकर याद करें, बी हो जाएगा सृजनात्मकता को, तीसरा हो जाएगा हमारा कुंठा को, चौथा हो जाएगा हमारा प्रतिस्पर्धा को। क्या है, विविध प्रकार के उत्तर देने की क्या है संभावनाएं हैं। ठीक है, तो वो किसको व्यक्त करेगा, क्या हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सृजनात्मक बालक जो होते हैं वो कई प्रकार से क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रतिभाशाली होते हैं वो आंसर बिल्कुल सही लाएंगे लेकिन एक ही तरीके से उसको करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस से, मतलब जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। जबकि क्या होता है, सृजनात्मक बच्चे क्या होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी तरीके से सीखा है उसी तरीके से करें, वो उसको कई तरीक़ों से करने का प्रयास करेंगे, वही क्या होंगे, सृजनात्मक बच्चे। तो यही हमसे पूछा गया, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सेकेंड हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 21 में हमसे पूछा गया है परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अगर परीक्षा में कम अंक आ रहे तो विशिष्ट विद्यालय भेज देंगे, बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, कि केवल तुम व्यवसाय की शिक्षा करो, तुमसे यही होगा, तुम और कुछ नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा हमारा दंड देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। दंड तो दे ही नहीं सकते बच्चे को उसको समझाना चाहिए कि बेटा तुमने ये गलती की है, ये आगे से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगला हो जाएगा हमारा उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। उसको व्यक्तिगत मतलब उसको जिस तरीके की ज़रूरत है पढ़ाई में या फिर और कोई परेशानी, उसको जानकर उसका निवारण करना चाहिए। तो यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि उसकी जो परेशानी है उसको जानकर क्या करना चाहिए, उसको आवश्यकता देनी चाहिए, मतलब उसका सहायता करनी चाहिए, उसकी आवश्यकताओं को जानकर क्या करना चाहिए, उनको पूरा करना चाहिए, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। 22 में हमसे कथन और तर्क वाला पूछा है। तो कथन में हमसे पूछा गया है अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। और तर्क में पूछा गया है अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। ठीक है, तो अधिगम क्या होता है, एक रेखीय तरीके से होता है, तर्क में बोला गया है हमसे। तो चलिए आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि जो तर्क बोला गया है वो हमसे गलत बोला गया है, क्योंकि अधिगम क्या होता है, एक रेखीय नहीं होता है। ठीक है, अधिगम क्या होता है, एक रेखीय तरीके से नहीं होता है। तो यानी कि हमारा ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। तो उस तरीके से हमें ढूंढना ही नहीं है ऑप्शन, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या सही हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, क्योंकि
क्या होता है, अगर हम अधिगम को मतलब सीखने के लिए अगर हमें अच्छे से कोई भी चीज़ सीखनी है, तो अगर हमें कोई नई चीज़ सीखनी है उसको अगर हम पुराने ज्ञान से जोड़ के सीखेंगे तो हमें क्या होगा, अच्छे से सीख पाएंगे या फिर अच्छे से वो चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें किसी भी नई चीज़ को क्या करना चाहिए, पुराने अधिगम से जोड़ के सिखाना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है, जबकि अधिगम क्या होता है, एक रेखीय नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है 23 में हमसे पूछा गया है विद्यालयों को निम्न में से सफलता की किस धारणा की चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन एक हो जाएगा हमारा विद्यार्थी विद्यालयों में स्वयं को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करे। दूसरा हो जाएगा हमारा सफलता प्रतिस्पर्धा संबंधी नहीं होनी चाहिए। तीसरा हो जाएगा सफलता को संकल्पित करते समय विद्यालयों की संज्ञानात्मकता के साथ साथ भावनात्मक क्षेत्र को भी महत्व देना चाहिए। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा एक ऐसी प्रणाली जिसमें कोई पहले आता है उसे निर्मित करते समय हम यह प्रणाली भी बना देते हैं कि कोई अंतिम स्थान पर भी आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें पूछा गया है कि सफलता की किस धारणा को चुनौती देनी चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या बोला गया, विद्यार्थी विद्यालयों में स्वयं को दूसरों से बेहतर प्रमाणित करके सफलता प्राप्त करे, इसको चुनौती देना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को कंपटीशन लेके चले कि हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें उससे ज़्यादा नंबर लाने, इसलिए नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, ये चीज़ गलत हो जाएगी। हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें खुद को समझना है, हमें नंबर अच्छे लाने इसलिए नहीं पढ़ना है, दूसरे को नीचे दिखाना इसलिए नहीं पढ़ना है, हमें खुद को समझना चाहिए इसलिए पढ़ना है। तो इसी को चुनौती देना है, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। में हमसे पूछा गया है किसी संप्रत्ति को पढ़ाते समय एक अध्यापिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन एक हो जाएगा रूपकों का विभिन्न क्षेत्रों व एक ही क्षेत्र में उपयोग करना चाहिए। दूसरा हो जाएगा विभिन्न परिघटनाओं में सह संबंधों को रेखांकित करना चाहिए। तीसरा हो जाएगा विद्यार्थियों को कार्य कारण संबंधियों को तलाशने के लिए कहना चाहिए। और चौथा हो जाएगा गैर उदाहरणों और अपवादों में सम्मिलन का वर्जन करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चौथा ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैर उदाहरणों, मतलब जो उससे संबंधित नहीं है वो उदाहरण प्रस्तुत करना, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो मतलब बिल्कुल सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन हमारा पूछा गया, गलत पूछा गया तो गलत ही हमें ढूंढना था, यही हमारा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। 25 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से अधिगम के कौन सी तकनीकी पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए। ऑप्शन एक हो जाएगा हमारा उद्दीपक प्रतिक्रिया द्वारा अधिगम। दूसरा हो जाएगा हमारा संरचनावाद अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम। तीसरा हो जाएगा रट्टा मार अधिगम, दूसरों से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए सीखना। तो तीनों ही हमारे नेगेटिव हैं और सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, कि संरचना अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम, मतलब खोज के द्वारा सीखना। तो दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसा, खोज द्वारा सीखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। 26 में हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। बाह्य अभिप्रेरणा मतलब जो हम बाहर से लेते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा सजा से बचना। दूसरा हो जाएगा इनाम। तीसरा हो जाएगा रुचि। और चौथा हो जाएगा हमारा असफलता से डर। तो मतलब कौन सा इसमें से बाह्य अभिप्रेरणा का क्या है, उदाहरण नहीं है। तो क्या हो जाएगा, रुचि जो है वो हम अंदर से प्रकट करते हैं तभी हम किसी चीज़ को सीख पाते हैं। बाकी के सारे क्या है, बाह्य प्रेरणा, मतलब बाहर से हमें दिख रहे होते हैं। जैसे सजा से बचना, तो ये भी बाह्य है कि अगर हम नंबर अच्छे नहीं लाएंगे तो हमारी पिटाई होगी, तो ये भी क्या होगा, बाह्य होगा। अगर हम अच्छे नंबर लाएंगे तो क्या होगा, इनाम मिलेगा, तो ये भी बाह्य होगा। लेकिन रुचि क्या होगी, अंदर से फील करेंगे हम कि हाँ हमें खुशी मिलेगी कि हम पढ़ेंगे, तो वो क्या है, रुचि है हमारी। तो आंसर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। 27 में हमसे पूछा गया निम्न में से कौन सा भाव विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक रहेगा।
तो उत्सुकता बिल्कुल नहीं बाधक रहे, कृतज्ञता ये भी नहीं, जिज्ञासा ये भी नहीं, निराशा। निराशा क्या होती है? किसी चीज़ को सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से भागीदार होना चाहिए, ना कि निराशा मतलब प्रकट करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यही हमारा क्या है? बाधक रहेगा। तो ऑप्शन हमारा 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। 28 में हमसे पूछा गया है, एक कक्षा में जल संप्रत्य पर चर्चा करने के दौरान एक बच्चा कहता है कि जल रंगहीन नहीं है। अध्यापिका के पूछे जाने पर वह उसके घर के पास वाले नाले के गंदे पानी का संदर्भ देता है। इससे बच्चे की इस भ्रांति पर अध्यापिका को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? मतलब बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन पर शिक्षिका को क्या करना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, इस जवाब को सिरे से नकारना चाहिए। बिल्कुल गलत है, सिरे से नकार। कोई भी चीज़ बच्चा पूछता है तो उसे हमें क्लियर करके बताना चाहिए, ना कि उसे डांट देना चाहिए, नहीं ये गलत क्वेश्चन है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इस बात पर बल देना चाहिए कि उसका तर्क निराधार है। ये भी वही बात कही गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है हमारा, इस जवाब को अपना लेना चाहिए और जल के रंगहीन होने का तर्क बताना चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन सही है कि क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन को सुनना चाहिए और उससे उसका सलूशन देना चाहिए कि बेटा इस तरीके से ये रंगीन क्यों है और ये रंगीन क्यों नहीं है। ठीक है, इस तरीके से उसको सुलझाना चाहिए, उसकी बात को सुलझाना चाहिए। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, केवल एक ही सही जवाब देना चाहिए जो कि जल रंगहीन है। बिल्कुल गलत हो जाएगा कि बस एक ही बात ठान लो, जल रंगहीन होता है, बस रंगीन होता है, इससे ज़्यादा कोई अब कुछ नहीं पूछेगा। तो इस तरीके की बातें क्या करना चाहिए, बच्चों से नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसे बात करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, सीखने में इंटरेस्ट ही ले लेंगे और बोलेंगे मैम बहुत खड़ूस है। तो ऐसा होता है ना, तो यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए और उनको आंसर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा गया है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किसकी महत्वता पर बल देता है? पहला हो जाएगा इनाम और दंड, दूसरा हो जाएगा मानकीकृत आकलन, तीसरा हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक संदर्भ, चौथा हो जाएगा प्रतिपादक अध्यापक। तो किस पर बल देता है? तो क्या हो जाएगा हमारा सांस्कृतिक संदर्भ। ठीक है, किस पर बल देगा? सांस्कृतिक संदर्भ, मतलब कई तरीके से सिखाना, कई सारी चीज़ों को उपलब्ध कराना, कई सारे तरीके अपनाना, यही क्या होता है, सांस्कृतिक संदर्भ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि हमारा 30 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा यदि। तो पहला ऑप्शन है हमारा, यदि संदर्भित रूप में हो, दूसरा ऑप्शन अधिगमकर्ता प्रदर्शन अभिमुखी हो, तीसरा ऑप्शन है हमारा अधिगमकर्ता बाह्य कारकों से अभिप्रेरित हो, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा जानकारी संबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाए। तो क्या हो जाएगा हमारा, यह संदर्भित रूप में हो, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि क्या होगा, अधिगम अगर संदर्भित रूप में हो, मतलब उसको अच्छे से समझाया जाए या फिर दूसरे ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाए, तो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा अर्थपूर्ण तरीके से बच्चे सीख पाएंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी काफ़ी हद तक कुछ ठीक है कि जानकारी को खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए, ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन क्या है, पहला ऑप्शन इससे ज़्यादा बेटर है, इसलिए हम उसको टिक करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि 2 ऑप्शंस लगभग हमें ठीक लग रहे होते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, सबसे ज़्यादा जो बेटर होता है उसे हमें चूज़ करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि जानकारी जो है संदर्भित है, मतलब पुराने ज्ञान से जुड़ी हुई है, अगर हम इस तरीके से उसे पढ़ाएंगे तो वो क्या है, ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे। रोज़ हमारे साथ जुड़ते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।